हेलो एवरीवन। सो अभी तक हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में एटॉमिक रेडियाई, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देख लिया है। उसके पहले डिस्कवरी देख लिया और बेसिक सारे कर लिए। अभी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी होता है, टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब कि यहाँ पे दो एलिमेंट है ए एंड बी, तो इसमें क्या होगा ना कि दोनों अपनी तरफ दोनों कोवेलेंटली बाउंडेड है। ओके, ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड है और इसमें जो जो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। मान लो अगर बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो एक अपने तरफ बी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इस पे आ जाएगा, बी पे आ जाएगा डेल नेगेटिव और ए पे आ जाएगा डेल पॉजिटिव। यही जो प्रोसेस होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन अपने तरफ, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, पहले तो फर्स्ट केस है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। सो ए पे डेल नेगेटिव आ गया, बी पे डेल पॉजिटिव आ गया। और सेकेंड है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, तो बी पे डेल नेगेटिव आ गया और ए पे डेल पॉजिटिव आ गया। फिर इसका ट्रेंड क्या होगा? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, मैंने पहले ही बताया कि जितना भी एनर्जी का टर्म होगा वो सब रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जो एनर्जी होता है, जैसे हमने फोर्स पढ़ा है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो जो एनर्जी होता है वो रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जिसका रेडियस छोटा होगा उसका जेड इफेक्टिव बड़ा होगा, और जेड इफेक्टिव बड़ा होने के चलते इसका जो एनर्जी का टर्म जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगा। ओके, सो यहाँ पे आयरन का वही केस दिया हुआ है Fe+2 Fe+3, और आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो स्मॉल साइज़ होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लार्ज साइज़ होता है, राइट। तो इसमें Fe+3 Fe+2, तो Fe+3 का साइज़ छोटा है इसीलिए इसका जेड इफेक्टिव बड़ा है, और जेड इफेक्टिव बड़ा होने के चलते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बड़ा होगा Fe+3 का। फिर ऑक्सीजन के केस में भी दिया हुआ ऑक्सीजन -2, तो O- का जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा क्योंकि साइज़ कम है, उसके चलते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगा O- का। इसके बाद बात करेंगे जनरल ट्रेंड का। तो वही सेम जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो उससे साइज़ कम होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, वही लिखा हुआ है। टॉप टू बॉटम जाने पे साइज़ बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, वही चीज़ है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ये ऑर्डर आपको याद रखना होगा कि सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो दोनों इक्वल होता है। ओके, फिर ये दो स्केल आया, मुल्किन स्केल और पॉलिंग स्केल। ये दोनों स्केल बेसिकली क्या करते हैं ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चाई से रिप्रेजेंट करता है, इसका सिंबल होता है एक्स, और मेज़र करते हैं चाई से। तो पहला आता है मुल्किन स्केल। मुल्किन स्केल क्या कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है एलिमेंट का वो आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रो एफिनिटी बाई 2। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों को ऐड कर दो, आयनाइजेशन एनर्जी को ऐड कर दो, इलेक्ट्रो एफिनिटी को ऐड कर दो, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा मुल्किन स्केल में। ओके, और एक और स्केल आता है जिसको हम लोग पॉलिंग स्केल कहते हैं। पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि जो मुल्किन स्केल से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू आया उसको 2.8 से डिवाइड कर देंगे तो ये पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा। ओके, जैसे इसमें दिया हुआ है, कुछ कुछ केसेस दिए हुए हैं इतना। फिर ऑक्साइड्स आते हैं। ऑक्साइड्स क्या होते हैं, हमारे पास बेसिकली 3 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स रहते हैं। सबसे पहला है एसिटिक ऑक्साइड, सेकंड है बेसिक ऑक्साइड्स, और थर्ड होता है न्यूट्रल ऑक्साइड्स। सो जो एसिटिक ऑक्साइड्स है वो याद रखना होगा कि एसिटिक ऑक्साइड्स नॉन मेटल्स के ऑक्साइड को कहते हैं। जो भी नॉन मेटल का ऑक्साइड्स है उसी को हम लोग एसिटिक ऑक्साइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, जितना भी नॉन मेटल का ऑक्साइड, जैसे कार्बन जो है वो नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड होगा CO2 एसिटिक, सल्फर का ऑक्साइड्स,
फिर फॉस्फोरस, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है एसिटिक ऑक्साइड्स, और मेटल जो बेसिक जो मेटल्स का जो ऑक्साइड्स होगा उसको हम लोग बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल Na2O, K2O, MgO, कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब सोडियम, पोटासियम, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले जो होता है वो मेटल्स होता है, अल्कली मेटल्स एंड अल्कली अर्थ मेटल्स। तो उनके जो ऑक्साइड्स है इसी को हम लोग बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। फिर लास्ट में न्यूट्रल ऑक्साइड्स आता है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स आपको याद रखना होगा कि इसमें होते हैं N2O, NO, CON, H2O। कौन कौन से होते हैं? N2O, NO, CON, H2O। ये चार जो है इनका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। तो हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड्स हो गया, बेसिक ऑक्साइड्स हो गया, न्यूट्रल ऑक्साइड्स हो गया। फिर आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक क्या होता है ना, मतलब जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड होते हैं, बेसिक ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल्स, बेसिक ऑक्साइड मेटल्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। और जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं ना ये एसिड के साथ भी रिएक्ट, क्योंकि आपको पता हो कि एसिड बेस में रिएक्शन होता है, एसिड एसिड में रिएक्शन नहीं होता, बेस बेस में रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जनाबे अली ने बेकार गाया। इसका ट्रिक्स वीडियो मैं अलग से आपको बना के भेज दूँगी, अपलोड कर दूँगी। अभी आप इतना समझ सकते हो कि इसमें होगा जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग। जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, इससे याद कर सकते हो। Zn, उसके बाद फिर बेकार से बेरिलियम, अली से एल्यूमिनियम, और उसके बाद फिर गाया से Ga, गैलियम, और Pb से पंजाबी से होगा लेड, और सॉन्ग से होगा Sn। ये सब जो होते हैं कंपाउंड, ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। इसका एग्जांपल दिया हुआ है वही सब जो मैंने बोला, बेरिलियम, टिन, गैलियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। और बेरिलियम का ऑक्साइड्स होता है BeO, और टिन का दो ऑक्साइड BeSnO एंड SnO2, ये दोनों जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। फिर गैलियम का होता है Ga2O3, एल्यूमिनियम का Ga2O3, जिंक का ZnO, और लेड और टिन का दो ऑक्साइड्स हैं। लेड और टिन इंपॉर्टेंस का दो ऑक्साइड जो है वो जो एम्फोटेरिक है SnO एंड SnO2, और लेड में भी वही है PbO एंड PbO2। फिर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि मोर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मोर इज़ द एसिडिक नेचर। मतलब जो एसिडिक बिहेवियर होता है, ये एसिड बेसिक स्ट्रेंथ का भी ट्रिक्स वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। सो अभी के लिए याद रखो कि जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होगा मोर इज़ इट्स एसिडिक नेचर। जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उसको एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। फिर लिखा हुआ है कि डाउन द ग्रुप मेटेलिक नेचर इंक्रीजेज, दैट इज़ बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। ये भी याद रखना है, जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो डाउन द ग्रुप, बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है बेसिक स्ट्रेंथ, वैसे मैं ये सब के लिए अलग से वीडियो बना लूँगी, पर अभी के लिए याद रखो कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लार्ज साइज़ का। तो हम लोग जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो उससे क्या होगा कि साइज़ बढ़ेगा, साइज़ बढ़ने से क्या होगा कि इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ता है। फिर अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है IUPAC नॉमेनक्लेचर से। सो पहले हमने फर्स्ट ही सेकेंड वीडियो में ये पढ़ा है कि 108 का IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो हमने पढ़ा जो 1 होता है उसको अन से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 वाले को नील से, और 8 को हम लोग ऑक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों में ये नहीं रहता, स्पेस नहीं रहता, साथ में लिखते हैं और लास्ट में IUM लगा देते हैं। तो 108 का जो IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा वो होगा अन, नील, ऑक्ट, EM। फिर सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहे व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो हमने पढ़ा था
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, हमने इसी लेक्चर में पढ़ा है, मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टी के ही लेक्चर्स में पढ़ा है कि जो एस और पी ब्लॉक वाले हमारे होते हैं वो होते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो ये कंपाउंड सारे एग्जांपल्स में देखना होगा कि एस और पी ब्लॉक वाले कौन से, जिंक डी ब्लॉक के हैं, कॉपर डी ब्लॉक है, आयरन डी ब्लॉक है। जो स्ट्रॉन्सियम है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसी को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट मानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ये कंपाउंड या लार्जेस्ट साइज़। तो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव चार्ज होगा तो लार्ज साइज़ होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा तो स्मॉल साइज़ होगा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा लार्ज साइज़ नाइट्रोजन -3 का होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। फिर सेकंड क्वेश्चन भी सेम साइज़ का, तो ऑक्सीजन 2- का ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा उसमें साइज़ ज़्यादा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साइज़ के बेसिस पे अरेंज करना, ये भी हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया था पहले ही कि साइज़ जो होता है सबसे ज़्यादा एनायंस का होता है, फिर न्यूट्रल स्पीसीज़ का होता है और सबसे कम कैटायंस का होता है। एनायंस का होता है, फिर न्यूट्रल स्पीसीज़ का होता है, उसके बाद फिर कैटायंस का होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा I- का साइज़ होगा। इसके बाद पूछ रहा है कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बेरिलियम एंड बोरोन। तो हमने पढ़ा था ना हाफ फील्ड, फुल फील्ड और जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है फुल फील्ड, उसके बाद हाफ फील्ड और उसके बाद होता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें फुल फील्ड वाले जो है बेरिलियम जो है वो फुल्ली फील्ड है और बोरॉन जो है वो हाफ फील्ड है। तो जो आई का जो ऑर्डर होगा वो ज़्यादा बेरिलियम का होगा बोरॉन से, इसलिए ऑप्शन 4 हम लोग टिक कर देंगे। इसके बाद आता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज़ ऑफ द फॉलोइंग। तो बस वही साइज़ के बेसिस पे डील करना है। तो ये भी हमें आता है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा लार्ज साइज़, पॉजिटिव का स्मॉल साइज़, राइट। तो इसमें इस ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाला सल्फर -2, फिर क्लोरीन -1, फिर आर्गन, फिर पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को अब्जॉर्प्शन। तो मैंने आपको पढ़ाया था एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल कि हम लोग को एनर्जी लिबरेट होता है, लाइक इस रिएक्शन में एनर्जी इज़ लिबरेटिंग। और एंडोथर्मिक प्रोसेस कुकिंग ऑफ फूड की एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। तो वही पूछ रहा है कि एनर्जी अब्जॉर्प्शन मतलब इसका ΔH पॉजिटिव होगा, ΔH पॉजिटिव और एनर्जी का लिबरेशन होगा। और हमने पढ़ा था कि जो आई होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है और इलेक्ट्रो एफिनिटी जो होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, एक्सेप्ट 3 को छोड़ के नाइट्रोजन। IP जो होता है वो एंडोथर्मिक होते हैं और जो इलेक्ट्रो एफिनिटी होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं, एक्सोथर्मिक एक्सेप्ट नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड एक और था नियॉन। नाइट्रोजन जो होता है हाफ फील्ड होता है, बेरिलियम और नियॉन फुली फील्ड होता है, इसीलिए ये तीनों होते हैं एंडोथर्मिक, बाकी सारे एक्सोथर्मिक होते हैं इन IE। और इसके बाद जो IE2 होता है EA2 वो ऑलवेज, EA2 जो होता है वो ऑलवेज होते हैं ऑलवेज एंडोथर्मिक, राइट। सो इसमें है जैसे ऑक्सीजन, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखेंगे कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन्स लेके क्लोरीन माइनस बना रहा है, मतलब वो EA का केस है। और EA जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक होता है एक्सेप्ट नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड नियॉन। फिर इसका जो सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल में ऑक्सीजन है पहले से अपने चार्ज केस में है, पोलराइज स्टेट में, और वो एक और इलेक्ट्रॉन लेके O-2 बना रहा है, मतलब ये EA2 है। और EA2 है इसका मतलब कि ये होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एनर्जी लिबरेट करेगा। फिर ऑक्सीजन थर्ड वाला केस ये भी हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और सल्फर वाला, एक सेकेंड, इसमें क्या है कि पहले है स्टार्टिंग से करते हैं कि जो IP होता है वो होता है एंडोथर्मिक होता है, राइट।
और ई जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, और ई2 जो होता है, इसमें एक्सेप्शन है एक्सेप्ट, और ई2 जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है, और हम लोग को एंडोथर्मिक प्रोसेस ही चाहिए। तो फर्स्ट वाला क्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके क्लोरीन माइनस बना रहा है, ये तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि हम लोग को एनर्जी लिबरेशन चाहिए, एंडोथर्मिक चाहिए। फिर सेकंड वाला जो केस है, ये पहले से ऑक्सीजन था, मतलब इसमें ई2 का बात हो रहा है, तो ये एंडोथर्मिक होगा, मतलब ये हो सकता है, इसमें एनर्जी लिबरेट होगा। फिर थर्ड वाला में क्या है, थर्ड वाला एक्सोथर्मिक है क्योंकि ई1 है, और फोर्थ वाला भी एक्सोथर्मिक है। तो हम लोग का ऑप्शन जाएगा ऑप्शन 2 क्यों जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन माइनस था, ये इलेक्ट्रॉन्स लेके ऑक्सीजन -2 में चेंज हो रहा है, मतलब ये जो है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर आयोनाइजेशन ऑफ 0.02 ग्राम्स एटम ऑफ मैग्नीशियम इज x किलो जूल, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज 1 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि ग्राम्स एटम मतलब मोल का बात हो रहा है, 0.02 मोल था तो x एनर्जी लिबरेट हुआ, राइट, यहाँ पे x एनर्जी लिबरेट हुआ। तो इसको एटम्स के फॉर्म में चेंज करेंगे कि 0.02 अब क्या दो नंबर पर एटम में x एनर्जी लिबरेट हो, क्योंकि हम लोग इसको Na एटम भी लिख सकते हैं। तो 1 एटम में कितना रिलीज़ होगा, 1 एटम में रिलीज़ होगा x डिवाइडेड बाई 0.02 बाई Na, मतलब कि इसका आंसर जाएगा ये वाला x × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.02 Na।